के सुपर हिट बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूँ श्रुतिका, आप सभी के साथ, और मैं हूँ आपके साथ प्रिया सिन्हा। एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके लिए देश दुनिया की तमाम खबरें लेकर के। आपको बताएंगे आपके शहर का हर हाल, तो आपको बताएंगे बड़ी खबरें, राजनीतिक जगत की सारा अपडेट और वॉर का भी क्या हाल है उसका एक एक अपडेट आपको देंगे 9 बजे तक। तो चलिए शुरू करते हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। चलिए बड़ी खबर आपको बता देते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई इस वक्त स्वीडन का दौरा, और इसी दौरान प्रधानमंत्री को सर्वोच्च सम्मान से वहां पर नवाजा गया है। प्रधानमंत्री को रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। तो आपको बता दें कि अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 31 ग्लोबल अवार्ड से नवाजा जा चुका है। स्वीडन का सर्वोच्च राष्ट्र अध्यक्ष को दिया जाने वाला ये सम्मान है जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नवाजा गया है। तो 8 साल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन पहुंचे और यहाँ पर उनका सम्मान होता है। पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से उनको सम्मानित किया गया। स्वीडन में किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को दिए जाने वाला ये सर्वोच्च सम्मान है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला। इससे पहले फाइटर जेट्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर स्पॉट किया जब उनका विमान यहाँ पर पहुंचा था। आपको दिखाते रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इससे पहले स्वीडन में ग्रैंड वेलकम हुआ, जो बताता है कि पीएम मोदी वर्ल्ड लेवल पर कितने पॉपुलर हैं। उसकी बानगी स्वीडन के आसमान में भी देखने को मिली। यूरोप के देश में शायद ही इससे पहले किसी भी देश के पीएम का इस तरीके से स्वागत हुआ होगा। पीएम मोदी का प्लेन जैसे ही स्वीडन के एयर स्पेस में पहुंचा, वैसे ही प्रधानमंत्री मोदी के विमान को स्वीडन के लड़ाकू जेट ने एस्कॉर्ट किया। सबसे पहले स्वीडन के प्रधानमंत्री क्रिस्टरसन खुद पीएम मोदी को एयरपोर्ट लेने पहुंचे। एयरपोर्ट पर ही उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। भारतीय समुदाय के लोग पीएम मोदी से मिलने के लिए किस कदर बेताब थे, ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं। मोदी मोदी के नारों से पूरा माहौल गूंज उठा। पीएम मोदी के स्वीडन के होटल पहुंचने पर बंगाली तरीके से आरती उतारी गई और क्लासिकल डांस से उनका स्वागत किया गया। एक स्वीडिश महिला ने वैष्णव जन भजन का भावपूर्ण गायन किया। पीएम मोदी को स्वीडन के सबसे बड़े सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। गोथेनबर्ग शहर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी को यह सम्मान प्रदान किया गया। इस मौके पर स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन समेत कई सीनियर नेता मौजूद रहे। ये मोदी को मिलने वाला 31वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान था। कुछ समय पहले मुझे स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। ये सिर्फ मेरा सम्मान नहीं है, यह 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। यह स्वीडन के हमारे उन सभी साथियों का भी सम्मान है जिन्होंने भारत स्वीडन संबंधों को समृद्ध किया, एक मजबूत आधार दिया। स्वीडन में पीएम मोदी ने यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन और स्वीडिश पीएम उल्फ क्रिस्टरसन के साथ यूरोपीय राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री के शीर्ष व्यापारिक नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान पीएम मोदी ने भारत में निवेश, एआई, कारोबार, ग्रीन एनर्जी, नई टेक्नोलॉजी, डिफेंस, स्पेस, स्टार्टअप, सप्लाई चेन से लेकर जलवायु जैसे मुद्दों पर चर्चा की। भारत में आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। हमारे स्टार्टअप एआई, फिनटेक, स्पेस, ड्रोन्स, बायोटेक, क्लाइमेट टेक और मोबिलिटी में ग्लोबल सॉल्यूशंस बना रहे हैं। अब हमें इस पार्टनरशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहिए। वैक्सीन्स, कैंसर केयर,
डिजिटल हेल्थ, न्यूट्रिशन और मेडिकल डिवाइसेस में बहुत बड़ा स्कोप है। आप डिजाइन फॉर इंडिया, मेक इन इंडिया एंड एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया के मॉडल पर आगे बढ़ सकते हैं। भारत और स्वीडन सहमत है कि आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टरसन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का साल 2018 के बाद ये दूसरा स्वीडन दौरा था। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में जितना हुजूम पहुंचा, उसे देखकर तो स्वीडन के प्रधानमंत्री ही आश्चर्यचकित हो गए। बड़ी खबर आपको बताते हैं बिहार के सासाराम से, जहां पर एक ट्रेन आग की चपेट में आ गई है और पूरा कोच जलकर खाक हो गया। तो ये बड़ी खबर है। सासाराम पटना फास्ट पैसेंजर बताई जा रही है, जिसके कोच में आग एकदम से लगती है। वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। फिलहाल जो जानकारी है वो ये कि शॉर्ट सर्किट की वजह से हो सकता है कि आग लगी हो। तो आपको बता दें कि भीषण आग की चपेट में आने के बाद में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिलता है। आपको बता दें शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। आग लगने की वजह आशंका ये जताई जा रही है। साथ ही साथ दमकल की गाड़ियां यहाँ पर पहुंच चुकी हैं और उनकी वजह से आग पर काबू पा लिया गया है। जो लोग वहां पर मौजूद थे उनमें अफरा तफरी का माहौल हो गया। आप इन तस्वीरों में देखें किस तरीके से ये पैसेंजर ट्रेन जिसमें एकदम से आग लगती है। सासाराम का ये पूरा मामला है। पटना फास्ट पैसेंजर के कोच में आग लगी और ये सासाराम स्टेशन की घटना है। प्लेटफॉर्म संख्या 6 पर ये ट्रेन थी और वहां पर प्लेटफॉर्म पर जब लोग भी मौजूद थे उनमें भी अफरा तफरी का माहौल हो गया। पैसेंजर ट्रेन में अमूमन काफी ज्यादा भीड़ होती है, तो एकदम से जब आग लगी तो लोग भागते हुए नजर आए। तो देखिए दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिसमें पहली तस्वीर में आप देखिए किस तरीके से भीषण आग लग गई थी और उसके बाद में जब दमकल की गाड़ियां यहां पर पहुंचती हैं उसके बाद आग पर काबू पा लिया जाता है। दूसरी तस्वीर में आग पर काबू पाने के बाद में किस तरीके से यहाँ जो कोच है वो जलकर राख हो गया वो दिखाई दे रहा है। कड़ी मशक्कत के बाद फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। साकेत हमारे साथ, हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त कनेक्टेड है। साकेत, कैसे घटना घटी, इसको लेकर के क्या क्लैरिटी है, क्या हुआ था वहां पर? बाबू थोड़ा खबर बनाने। देखिए तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से ट्रेन में आग लग जाती है और आग की चपेट में ये ट्रेन आ जाती है और उसके बाद में दमकल की गाड़ियां यहां पर पहुंचती हैं और उसके बाद आग पर काबू पाया जाता है। तो तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं हमारे सहयोगी साकेत से, फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल आप हालात देखिए किस तरीके से बने हुए हैं। साकेत हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए। साकेत, अगर आवाज आप तक पहुंच पा रही है तो सवाल ये था कि क्या कारण अभी तक निकल करके सामने आए, किस वजह से घटना घटी, क्या हुआ था? देखिए, ये सासाराम पटना पैसेंजर ट्रेन थी जो कि सासाराम से पटना के लिए निकलना था इस ट्रेन को, और अचानक से उसकी एक बॉगी में आग पकड़ लेती है। और जो अभी तक पहली जांच के आधार पर अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है इस बॉगी में। लेकिन जब ये आग लगी तो तत्काल लोगों को वहां से निकाला गया। रेलवे के जो स्टाफ थे वहां पर सुरक्षाकर्मी तैनात थे और साथ ही साथ आम लोग जो तमाम वहां पर थे उन्होंने बॉगी को खाली किया और दमकल की गाड़ियां वहां पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। यानी उस बोगी में जो आग लगी थी उसे बुझा लिया गया। किसी के हताहत होने की, किसी के घायल होने की खबर अब तक नहीं है। इस पूरे मामले पर जांच कर रही है रेलवे की तरफ से भी, इसे लेकर जांच बैठाई गई है कि आखिर क्या वजह रही इस आग लगने के पीछे। कई बार होता है कि जब पैसेंजर अंदर होते हैं वो माचिस या कुछ इस तरह का ज्वलनशील पदार्थ लेकर चलते हैं जिससे ये आग पकड़ती है, या फिर शॉर्ट सर्किट ही इसके पीछे वजह है। इसकी जांच की जा रही है, लेकिन कह सकते हैं कि गनीमत रही कि लोगों को कुछ नुकसान इससे नहीं हुआ। लेकिन आग काफी भयंकर थी, जैसा कि तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी बोगी धू धू करके जल रही है। लोगों को हालांकि वहां से निकाल लिया गया। फिलहाल पूरे मामले पर जांच चल रही है। बिल्कुल साकेत, आज सासाराम में ट्रेन पर आग लग जाती है तो वहीं बीते दिन हमने देखा किस तरीके से राजधानी एक्सप्रेस में आग लग गई थी और उसकी वजह से 2 कोच इसकी चपेट में आ गए थे। हालांकि जानमाल का नुकसान वहां भी नहीं हुआ था। गनीमत यही रही। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के।
चलिए बात कर लेते हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी की, जिनकी तरफ से ब्राह्मणों को लेकर के विवादित बयान दिया गया था, जिसको लेकर के वो घिरते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया और कैसे उन्हें घेरा जा रहा है, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। ब्राह्मण भला कोई और कोई ब्राह्मण भला। कुछ दिनों पहले ब्राह्मणों पर दिया गया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी का ये बयान उनके लिए जी का जंजाल बनता जा रहा है। उनके खिलाफ बवाल थम नहीं रहा। इस बीच राजकुमार भाटी ने लखनऊ जाकर अखिलेश यादव से मुलाकात की। सपा मुखिया ने राजकुमार भाटी को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि सामाजिक सौहार्द को ध्यान में रखते हुए हर तबके का सम्मान किया जाए, अपनी भाषा और व्यवहार में संतुलन व संयम बरतें। उन्होंने कहा कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें जिससे किसी की भावना आहत हो या कोई विवाद हो। अपनी भाषा और आचरण को लेकर सतर्क रहें। कोई ऐसी बात न कहें जो किसी खास समुदाय, जाति, वर्ग या धर्म के लोगों को आहत करे। दरअसल ब्राह्मणों पर दिए गए बयान के बाद न सिर्फ राजकुमार भाटी को फजीहत झेलनी पड़ी, बल्कि समाजवादी पार्टी अध्यक्ष की चुप्पी पर भी सवाल उठे। लगातार विरोध के बाद आखिरकार अखिलेश यादव ने इस मसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी और अपने नेताओं को कड़ी चेतावनी दी। इन सब के बावजूद राजकुमार भाटी के खिलाफ आक्रोश बढ़ता जा रहा है। अब चलते यूपी के मेरठ, जहां पर सेंट्रल मार्केट को हटाने को लेकर के भारी बवाल हो गया। दरअसल यहां पर जब सेंट्रल मार्केट को हटाने के लिए प्रशासन की टीम पहुंचती है, उसके बाद कारोबारी विरोध करना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद पुलिस की तरफ से काफी ज्यादा जोर लगाया जाता है। आपको दिखाते हैं। पिछले 1 साल से मेरठ के सेंट्रल मार्केट में सीलिंग के आदेश के खिलाफ व्यापारियों का प्रदर्शन रविवार को भी जारी रहा, लेकिन अब पुलिस की कार्रवाई के बाद आवास विकास परिषद की टीमों द्वारा भारी पुलिस सुरक्षा में चलाई जा रही कार्रवाई के विरुद्ध सैकड़ों दुकानदार सड़कों पर उतर आए हैं। बाजार में तनावपूर्ण माहौल है और कई दुकानें बंद रहीं। ये करने की बजाय सरकार को ये जानने की बजाय कि हमसे पूछे आप लोगों को क्या परेशानी है, और हमने जो अपने एक छत बना रखी थी, क्योंकि ये छत तो ये तोड़ने की कह रहे हैं हमारी, जिसमें हम रह रहे हैं, जो हमने एक बनावटी छत बना रखी थी जिसको लेकर हम अपनी मांग कर रहे थे, उन्होंने वो भी आज हटा दी। इधर के जो व्यापारी हैं, आगे के तिरंगा चौक की तरफ के कुछ व्यापारी और कुछ बड़े नेता का हाथ है, जिससे कि उन्हें परेशानी हो रही थी हमारे यहाँ बैठने से, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि हमारे बैठने से ही वो लोग सुरक्षित थे। एक बात बताइए, 42 डिग्री टेम्परेचर है, हम यहाँ किस लिए बैठे थे? अपने घर व्यापार को बचाने के लिए बैठे थे। आज हमारे सर पे एक चद्दर थी, उससे तक हटा दिया गया। व्यापारियों का आरोप है कि 1989-90 में आवासीय प्लॉट्स पर बनी दुकानों को दशकों तक चलने दिया गया। इस दौरान व्यापारियों ने सभी तरह के सरकारी टैक्स और बिलों का भुगतान किया, लेकिन अब लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से कोर्ट में पेश की गई अधूरी जानकारी की वजह से छोटे छोटे दुकानदारों की आजीविका पर संकट खड़ा हो गया है। परंतु ये आवास विकास के अधिकारी आज इनकी रोटी छीनने के साथ साथ इनकी छत भी छीन लेना चाहते हैं। लानत है ऐसे आवास विकास पर। इस आवास विकास को यूपी से बंद करो, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को तक भ्रमित कर उनके आदेशों की आड़ में आम जनता को नेस्तनाबूद करके निकल पड़े हैं। कारोबारियों का इल्जाम है कि प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई से 1400 से ज्यादा दुकानों पर तलवार लटक रही है और हजारों परिवार बेरोजगारी की कगार पर हैं। स्थानीय प्रशासन ने बाजार में भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया है। मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और आगे की कार्रवाई पर नजरें टिकी हुई हैं। बात अब पश्चिम बंगाल की करते हैं, जहां पर सरकार बदलने के बाद से ही अवैध अतिक्रमण हो या फिर घुसपैठियों का मुद्दा हो, उन सभी के ऊपर एक्शन लगातार होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसकी वजह से कुछ लोगों को काफी दिक्कत हो रही है, काफी दर्द हो रहा है और इसका असर कोलकाता में बवाल के रूप में देखने को मिल रहा है। दरअसल पार्क सर्कस का पूरा इलाका, जहां पर टीम पहुंची थी वहां पर अवैध जो अतिक्रमण किया गया था उसको हटाने के लिए, लेकिन इसी दौरान समुदाय विशेष के लोगों ने वहां पर बवाल काटा, पथराव किया गया, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ भी हुई। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता का पार्क सर्कस इलाका रविवार को रण क्षेत्र में तब्दील हो गया।
जला इलाके में हाल ही में हुई बुलडोजर कार्रवाई के विरोध में किया जा रहा प्रदर्शन अचानक हिंसक हो गया। अल्पसंख्यक बहुल पार्क सर्कस 7 पॉइंट क्रॉसिंग पर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जमा हुए थे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थर भी फेंके, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल भी हो गए। उग्र भीड़ ने केंद्रीय बलों के वाहनों सहित सड़क किनारे खड़ी कई गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की। अरेस्ट हुआ है, लेकिन अभी एग्जैक्ट फिगर हम बता नहीं सकते आपको। आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अभी का स्थिति क्या है? हम एग्जैक्ट फिगर आपको नहीं बताएंगे। स्थिति क्या है? स्थिति पूरा नॉर्मल है, अभी नॉर्मल है। अभी पुलिस इधर डिप्लॉयड रहेंगे। ये पूरा विवाद कुछ दिनों पहले शुरू हुआ था। इस हफ्ते की शुरुआत में तिलजला में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई थी। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने इलाके में कथित अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया। सीएम शुभेंदु अधिकारी के निर्देश पर प्रशासन ने अवैध इमारतों को गिराने के लिए अतिक्रमण विरोधी अभियान शुरू किया और बुलडोजर चलाए। इसी प्रशासनिक कार्रवाई के विरोध में रविवार दोपहर को लोग सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने पार्क सर्कस 7 पॉइंट क्रॉसिंग के पास रास्ता जाम करने की कोशिश की। देखिए, इलीगल कोई काम नहीं हो, इस मामले में हम सरकार के साथ हैं और हम आवाम से भी यही अपील करते हैं कि सड़क का काम जो है चलने का है, फिरने का है, वो सड़क पर वो होना चाहिए। पुलिस के मुताबिक प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने सड़क को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया था। पुलिस ने इसे गैर कानूनी सभा बताते हुए भीड़ को तितर-बितर करने की कोशिश की। इसी दौरान प्रदर्शनकारियों के एक गुट ने पुलिसकर्मियों को निशाना बनाकर पत्थरबाजी शुरू कर दी। अचानक हुए इस पथराव से पूरे इलाके में अफरा तफरी और अराजकता का माहौल बन गया। भीड़ ने कानून व्यवस्था को हाथ में लेते हुए वहां खड़ी गाड़ियों को निशाना बनाया। केंद्रीय सुरक्षा बलों की गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी इधर आइडेंटिफिकेशन चल रहा है पुलिस के तौर से और पुलिस इधर अरेस्ट कर रहे हैं। ये लाठीचार्ज हुआ इधर क्योंकि पुलिस के गाड़ी के ऊपर पत्थरबाजी हुआ। गाड़ी सिर्फ नहीं, पुलिस के 3 आदमी भी घायल हुए, उसके साथ 3 गाड़ी भी तोड़ा गया और उस आइडेंटिफिकेशन के तौर ही पुलिस को रिजॉर्ट करना पड़ा लाठीचार्ज में। और अभी आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस में अरेस्ट हो रहे हैं इस मामले पे, जो आज इधर प्रोटेस्ट दिखाया गया था माइनॉरिटीज के तौर से। बताया जा रहा है कि पुलिस को पहले से हिंसा भड़कने की इंटेलिजेंस थी, इसीलिए मौके पर पहले से ही फोर्स तैनात थी। नई सरकार बनने के बाद पश्चिम बंगाल में आज शुभेंदु कैबिनेट की दूसरी बैठक होने वाली है, लेकिन सबकी निगाह एक और होने वाली बैठक पर है। और इस बैठक के अंदर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बीएसएफ के अधिकारियों के साथ में बैठक करेंगे, बातचीत करेंगे और मंथन होगा फेंसिंग के लिए जो जमीन सौंपी जानी है उसको लेकर। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इससे पहले कैबिनेट की पहली बैठक में ही बीएसएफ को फेंसिंग के लिए जमीन देने का फैसला लिया था, जिसकी मियाद 45 दिन तय की गई है, जो बीजेपी ने चुनाव के वक्त बंगाल की सुरक्षा को लेकर वोटरों को दिया था। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अधिकारियों के साथ आज होने वाली बैठक सीमा पर फेंसिंग करने का एक्सटेंशन है, जिसमें बंगाल में जमीन हैंडओवर और सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने पर मंथन करेंगे। सीएम शुभेंदु पहले ही कह चुके हैं, बांग्लादेश से सटे बॉर्डर पर सुरक्षा के लिए बीएसएफ को जितनी जमीन की जरूरत है उन्हें दी जाएगी, उसमें किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। पश्चिम बंगाल में घुसपैठ को स्थायी रूप से रोकने और सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए बीएसएफ को आवश्यक जमीन सौंपी जा रही है। इसके लिए शुभेंदु सरकार ने 1.5 महीने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसमें बांग्लादेश बॉर्डर से सटे इलाकों में फेंसिंग के लिए बीएसएफ को जमीन मुहैया कराई जाएगी। लैंड ट्रांसफर की प्रक्रिया की निगरानी और समन्वय के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, ताकि बीएसएफ को जमीन हैंडओवर करने में किसी तरह की कोई दिक्कत न आए। मतलब बंगाल में दादा का विजन बिल्कुल क्लियर कट है, देश की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जाएगा। बॉर्डर पार से घुसपैठ को रोकना ही शुभेंदु सरकार का मिशन है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, जहां पर बीते दिन जब बुलडोजर गरजा तो वकील और पुलिस आमने सामने आ गए।
दरअसल अवैध चेंबर पर जब बुलडोजर एक्शन करने के लिए पहुंचा तो उस दौरान पत्थरबाजी, नारेबाजी, विरोध सब कुछ हुआ, लेकिन बावजूद इसके बुलडोजर कार्रवाई पर ब्रेक नहीं लगा, जिसके बाद वकीलों ने हड़ताल का ऐलान आज से कर दिया है। लेकिन कल क्या हुआ था, बीते दिन की ये तस्वीर आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। पत्थरबाजी, लाठीचार्ज, भागते वकील और बुलडोजर कार्रवाई। ये फुल एक्शन ड्रामा कल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ, जहां जिला कोर्ट के बाहर वकील और पुलिस प्रशासन आमने सामने आ गए। बुलडोजर से चैम्बर तोड़े जाने के विरोध में वकील भड़क गए। बहस बढ़ी तो पुलिस ने वकीलों की भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर लाठियां बरसाई। इस दौरान भीड़ में से कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। दरअसल हाईकोर्ट ने जिला कोर्ट के बाहर अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था। नगर निगम ने 240 अवैध निर्माण चिन्हित किए थे। इनमें ज्यादातर वकीलों के चैम्बर और दुकानें हैं। रविवार सुबह नगर निगम की टीम 10 बुलडोजर और 300 पुलिस वालों के साथ पहुंची और करीब 90 चैम्बर तोड़ डाले। इस दौरान भयंकर बवाल हुआ। बुलडोजर को रोकने की बहुत कोशिश हुई, पत्थर भी चले, धरना प्रदर्शन भी हुआ, नारेबाजी भी, लेकिन बाबा के बुलडोजर पर ब्रेक नहीं लगा। वकीलों का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश पर जब ये एक्शन हो रहा है तो कार्रवाई सिर्फ वकीलों के चैम्बर पर क्यों, कलेक्ट्रेट के ठीक सामने सड़क पर बनी मजार क्यों नहीं दिख रही? साहब आपका भी चैम्बर क्या? हाँ, चैम्बर यहाँ तोड़े गए हैं और ये मजार छोड़ दी गई है, जबकि अतिक्रमण जो है इस मजार देखिए किस जगह से बनी हुई है। आप देखिए सरकार पे ये अतिक्रमण नहीं है। मजार के इस हिस्से पे जो आपके ये ऑफिस के ठीक सामने, वो देखिए आप सामने दिखाइए, वो सामने कार्यालय जरा दिखा दो देव। डीएम कार्यालय जिलाधिकारी लखनऊ का बोर्ड लगा हुआ है सामने। ये देखिए आप सामने डीएम ऑफिस है, एकदम सामने। वकील जो 10 से 5 चला जाता है उसके चैम्बर पे कार्रवाई करी गई और यहाँ पे इनको छोड़ा गया। क्यों छोड़ा गया? तमाम जगह बीच में भी कुछ जगह छोड़ी गई है। पुलिस के लाठीचार्ज के विरोध में वकीलों ने कामकाज बंद कर दिया है। सेंट्रल बार एसोसिएशन ने कहा है कि 3 दिन वकील हड़ताल पर रहेंगे। बार एसोसिएशन लाठीचार्ज के दोषी ठाकुरगंज इंस्पेक्टर और अन्य पर कार्रवाई की मांग कर रहा है। अब बात करते हैं नीट पेपर लीक कांड की। 21 जून को 22 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स दोबारा एग्जाम लिखने जा रहे हैं, लेकिन एक जो सवाल है जो अभी भी अटका हुआ है वो ये कि इस पूरे कांड का मास्टरमाइंड कौन है? कौन है वो किंगपिन जिसने एक खेल खेला? इसी बीच 2 टीचर की गिरफ्तारी के बाद एनटीए पर ही सवाल उठने लगे हैं। अब जो जांच का दायरा है वो धीरे धीरे बढ़कर महाराष्ट्र के लातूर तक पहुंच गया है। क्या है ये लातूर कनेक्शन, देखिए इस रिपोर्ट में। बाईस लाख बच्चों को अफेक्ट हुआ है, 22 लाख बच्चे अफेक्ट हुए हैं। कितने क्या कहेंगे आप? नीट पेपर लीक कांड को लेकर आक्रोश बढ़ता जा रहा है। छात्रों के समर्थन और एनटीए के विरोध में कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। रोज नए खुलासे और गिरफ्तारियां हो रही हैं। इस बीच पूरे पेपर लीक नेटवर्क में डॉक्टर कनेक्शन सामने आ रहा है। दरअसल महाराष्ट्र के लातूर में शहर के कई नामचीन डॉक्टर सीबीआई की रडार पर हैं। लगातार चौथे दिन सीबीआई की टीम लातूर में कई जगहों पर देखी गई। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई की टीम ने लातूर के कुछ नामचीन डॉक्टरों से पूछताछ शुरू की। सीबीआई को शक है कि यहां बड़ी रकम देकर पेपर खरीदे और बेचे गए थे। जिन लोगों पर पेपर खरीदने का शक है उन्हें सीबीआई की तरफ से समन भेजकर पुणे पूछताछ के लिए बुलाया गया है। सीबीआई ने पुणे, लातूर, नांदेड़ और संभाजीनगर के एजेंट्स और कथित पेपर खरीदने वालों के नेटवर्क की जांच तेज कर दी है।
नीट पेपर लीक की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इस केस की कई कड़ियां जुड़ती जा रही हैं। अब तक 9 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, लेकिन सबसे अहम गिरफ्तारी 2 टीचर की है, जिनमें पुणे में केमिस्ट्री के प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी और पुणे की ही बॉटनी की टीचर मनीषा गुरुनाथ मंधारे। इस पेपर लीक के खेल में एक और बड़ा नाम है मनीषा वाघमारे, जो पेशे से एक ब्यूटिशियन हैं और केमिस्ट्री के टीचर पीवी कुलकर्णी की सहयोगी भी। इन तीनों को सीबीआई की कस्टडी में भेजा जा चुका है, जहां इनसे पूछताछ हो रही है। पीवी कुलकर्णी और मनीषा मंधारे का सीधा वास्ता एनटीए से है। दोनों को ही इस पेपर लीक का किंग पिन माना जा रहा है। दरअसल सीबीआई के मुताबिक दिल्ली से अरेस्ट बॉटनी लेक्चरर मनीषा मंधारे को एनटीए ने नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रक्रिया में एक्सपर्ट के तौर पर नियुक्त किया था। इसी वजह से उनकी बॉटनी और जूलॉजी के प्रश्न पत्रों तक पूरी पहुंच थी। जांच में सामने आया है कि अप्रैल 2026 के दौरान उसने पुणे की मनीषा वाघमारे, जिससे पहले ही 14 मई को गिरफ्तार किया जा चुका है, उसके जरिए कई नीट अभ्यर्थियों को जोड़ा था। मंधारे ने एग्जाम से ठीक पहले अपने पुणे स्थित घर पर छात्रों के लिए स्पेशल कोचिंग क्लासेस चलाईं। इन क्लासेस में उसने बॉटनी और जूलॉजी के कई संभावित सवाल छात्रों को बताए, उन्हें नोटबुक में लिखवाया और किताबों में मार्क भी करवाया। जांच में पाया गया कि इन सवालों में से ज्यादातर सवाल 3 मई 2026 को हुई असली नीट यूजी परीक्षा के पेपर से मेल खाते थे। जिस तरह से जांच में ये सामने आ रहा है कि पेपर सेट करने वालों ने ही पेपर लीक कर दिया, उसके बाद से एनटीए की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। पेपर सेटिंग कमेटी से कनेक्ट लेक्चरर, प्रोफेसर से ब्यूटिशियन, पूरा चेन बना हुआ था और इनके अंडर में बिचौलिया छात्रों के बीच सेट थे। लाखों रुपए लेकर स्पेशल क्लासेस अरेंज कराई गईं। प्रोफेसर, लेक्चरर और ब्यूटिशियन से जुड़े 3 मास्टरमाइंड ने इस पूरे खेल को अंजाम दिया। सीबीआई अब इन छात्र और अभिभावकों की तलाश में है, जिन्होंने कुलकर्णी और मनीषा वाघमारे से लीक पेपर खरीदे थे। और नीट के इस पूरे मामले को लेकर के लगातार मोदी सरकार पर विपक्ष हमलावर है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से शिक्षा मंत्री की बर्खास्तगी की मांग की है और साथ ही साथ उनकी तरफ से एक्स पर एक पोस्ट भी किया गया है और उसमें उनकी तरफ से जानकारी साझा की गई है कि नीट साल 2024 में पेपर लीक हुआ था और परीक्षा रद्द नहीं हुई और मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया था। सीबीआई ने जांच बिठाई, एक कमेटी बनी। नीट 2026 में पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द हुई, मंत्री ने फिर से इस्तीफा नहीं दिया और सीबीआई फिर जांच कर रही है। एक और कमेटी बनेगी। मोदी जी, देश आपसे कुछ सवाल पूछ रहा है, जवाब दो। बार बार पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? बार बार इस परीक्षा पे चर्चा पर आप चुप क्यों हैं? बार बार फेल हो रहे शिक्षा मंत्री को आप बर्खास्त क्यों नहीं कर रहे हैं? ये उन्होंने कुछ सवाल पूछे हैं। तो ऐसे में राहुल गांधी की तरफ से ये पोस्ट किया गया है एक्स पर और ये सवाल पूछे गए हैं। लगातार राहुल गांधी नीट पेपर लीक मामले को लेकर सरकार के ऊपर हमलावर नजर आ रहे हैं और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। और अब बात करते हैं भोजवाला मामले की, जिस पर हाईकोर्ट की तरफ से फैसला तो आ गया है, लेकिन सियासत गरमा रही है। दरअसल मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह की तरफ से एक स्टेटमेंट दिया गया, जिसके बाद राजनीतिक सरगर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। भोजशाला पर हाईकोर्ट के फैसले पर अभी तक एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी और मुस्लिम धर्मगुरु ही सवाल उठा रहे थे, लेकिन अब इस धर्म युद्ध में कांग्रेस की भी एंट्री हो गई है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने इंदौर बेंच के फैसले पर सवाल खड़े कर दिए हैं। 2 पहलू हैं इसके। एक तो भोजशाला मंदिर है या मस्जिद है, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की और एएसआई का जो मॉन्यूमेंट प्रोटेक्टेड होता है, वहां पूजा स्थल नहीं होता। आज पूरे देश में जो सांप्रदायिक तनाव का माहौल पैदा किया जा रहा है,
उसी का ये महत्वपूर्ण अंग है। हाईकोर्ट का फैसला इतना वेग है, उसके बारे में अध्ययन किया जा रहा है। दिग्विजय सिंह के इस हमले का जवाब देने में बीजेपी भी पीछे नहीं रही। बीजेपी ने कहा कि हिंदुओं को जब भी संवैधानिक अधिकार मिलता है तो कांग्रेस परेशान हो जाती है। अयोध्या जी में राम मंदिर बने तो कांग्रेस को पीड़ा, कहीं कोर्ट का फैसला आए कि सर्वे होना चाहिए कि ये वाकई मस्जिद है, ये असली में मंदिर है, तो कांग्रेस को पीड़ा, और भोजशाला में वर्डिक्ट है तो कांग्रेस को पीड़ा। तो कांग्रेस को हिंदुओं के हितों से ही पीड़ा है, इसलिए मैंने कांग्रेस का नामकरण किया है। ये आईएनसी, ये इस्लामिक नेशनल कैलिफेट है, इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है। भोजशाला पर सियासी वार पलटवार के बीच भोजशाला में रविवार को नवग्रह पूजा की गई है। मां वाग्देवी की प्रतीकात्मक प्रतिमा को स्थापित किया गया। हवन पूजन से पहले गोमूत्र और गोबर से क्षेत्र का शुद्धिकरण किया गया। सुबह से श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी रहा और पूजा अर्चना करते रहे। भोजशाला का नजारा पूरी तरह से बदल चुका है। प्रतिदिन यहाँ पर पूजा अर्चना शुरू हो गई है। तस्वीरें में भी आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए, तस्वीरों में पूजा अर्चना शुरू हो गई है और देवी वाग्देवी का एक प्रतिरूप यहाँ पर स्थापित भी कर दिया गया है। हवन पूजन यज्ञ यहाँ चल रहा है। रविवार का दिन है तो देखिए दूर दूर से यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं और मंत्रोच्चार के साथ बाकायदा पूरा होम हवन यहाँ पर शुरू हो चुका है। 1305 से आज तक इसको भोजशाला कमाल मौलाना मस्जिद कह रहे थे, आज यह मंदिर के रूप में स्थापित हुआ है। अभी जो कोर्ट ने आदेश दिया है कि अब यह गैर हिंदुओं का प्रवेश निषेध है।